Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. Today, our guest speaker is Dr. Waqas Iftikhar, Principal Department of Pharmacy, Afro-Asian Institute, Lahore, and Clinical Pharmacist in Koji Foundation Hospital, Lahore. Well, I warmly welcome him to aware us about essential medicine in first aid box. Thank you so much. Hello everyone, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट एड किट बॉक्स एंड एसेंशियल ड्रग्स। वो कौन कौन सी एसेंशियल ड्रग्स हैं जो हमारे घर में हर टाइम हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिनकी बेसिस के ऊपर घर में हम यूज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एड किट या बॉक्स क्या होता है, देन हम उसकी मेडिसिन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट एड एक असिस्टेंस है, यानी कि आप एक हेल्प दे रहे हैं कि एनी पर्सन को जो कि किसी भी इलनेस या सडन इंजरी से सफ़र करता है, चाहे वो रोड पर है, चाहे वो किसी के घर पर है या छत से गिर जाता है, किसी भी किस्म की, अगर उसको हम लोग इनिशियल स्टेजेस पर ट्रीट कर सकते हैं तो उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। इसमें हम लोग उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को प्रिजर्व कर सकें, और ऐसी कंडीशन जिनकी वजह से उनकी लाइफ या उनकी बॉडी ऑर्गन कोई डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है या मुकम्मल तौर पर वर्किंग छोड़ जाएगा, उन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए हम फर्स्ट एड किट जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे घरों में फर्स्ट एड किट की ज़्यादातर अवेलेबिलिटी नहीं होती। हम लोगों ने घर में इस तरह की सहूलत नहीं रखी होती, जबकि होनी चाहिए। सडनली आपकी फिंगर विद द हेल्प विद द नाइफ कट जाती है, या उसके अलावा कोई और आपको सडनली आपकी स्किन बर्न हो जाती है, और इसके अलावा कोई और पैरामीटर्स की वजह से अगर आपको इंजरी होती है तो एट द फर्स्ट एक्सपोजर आप उसे फर्स्ट एड की मदद से उस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि उससे मजीद बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज ना हो। तो एम्स क्या है फर्स्ट एड किट का हमारे घर में होने का? सबसे पहला है कि ये प्रिजर्व द लाइफ को बचाती है। सेकंड वन, कंडीशन को वर्स्ट नहीं होने देती, जो कि किसी भी इंजरी की वजह से वर्स्ट हो सकती है, वो फर्दर निक्रोसिस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है या फिर उसके अलावा गैंग्रीन वगैरह में कन्वर्ट हो सकती है। तो उन सब चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करती है अनकॉन्शियसनेस, यानी कि आप लोगों को अनकॉन्शियस नहीं होने देती। एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट एड किट के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं या रखते हैं जो कि पेशेंट को अनकॉन्शियस नहीं होने देता। जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और वो ड्रॉप हो जाता है, और हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि वो अनकॉन्शियस कंडीशन में हम उसे डिफरेंट टाइप के जो लिक्विड्स हैं वो इनटेक करवाते हैं, जो बहुत गलत प्रैक्टिस है। इस तरह नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सम टाइम वो जो लिक्विड है अगर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ट्रेकिया में एंटर हो गया तो वो वहां पे जाके ब्लॉक कर देगा, जिससे जो सांस है वो नहीं ले पाएगा इंसान और उसकी डेथ हो जाएगी। प्रमोट द रिकवरी करना, आपकी किसी कट लग गया है, बर्न हो गया है स्किन के ऊपर, तो उसे रिकवर करके दोबारा से उसे नॉर्मल कंडीशन में लेकर आना। रिलीव द पेन या सफरिंग, आपको कोई पेन हो रही है, हेडेक हो रहा है, आपकी लेग्स जो है वो पेन कर रही हैं, या फिर आपके जो है शोल्डर पेन कर रहे हैं, तो उसके लिए पेन किलर्स भी अवेलेबल होते हैं जो हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्शन प्लान क्या होगा? सेम वही चीजें ही हैं कि आपने सबसे पहले जब भी आपने कोई भी किसी भी इंसान को फर्स्ट एड किट की मदद से उसे कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो आपने असेस करना है सिचुएशन को कि क्या वो इंसान सड़क पर है, घर में है, रोड पर है, या फिर उसके अलावा छत पर है, या किसी ऐसी जगह पे है जहां पर डिफरेंट लिक्विड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर कोई ऐसी पट्टी या कोई कपड़ा इस तरह का अवेलेबल नहीं है। तो आप किस तरह उसको प्रोटेक्ट करेंगे? अगर रोड पे है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने फौरन सब कुछ भूल के उसकी हेल्प करने जाना है। अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होता है कि कहीं रोड के ऊपर कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई बस है, वो आपको हिट ना कर जाए। तो सबसे पहले आपने जो सिचुएशन है उसे असेस करना है, देन आपने अपनी सेफ्टी मेजर करनी है, यानी कि उसको प्रॉपर तौर पे एनालाइज करना कि आप सेफ हैं। आप इस जहाँ पे भी बैठ के आप उससे फर्स्ट एड किट की मदद से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कोई हार्म नहीं हो सकता यहाँ पे। इसके बाद कैजुअलिटी आपने ये देखनी है कि उस इंसान की वो इंजरी जो है वो माइनर है या बहुत स्वेयर है, क्या उसको स्टिचेस लगेंगे, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, या वहां पर ही आप उसे माइनर सी बैंडेजेस करके उसे घर भेज सकते हैं। फिर उसके बाद है ट्रीट द कैजुअलिटी, आपने उसकी जो वो कंडीशन है, जो उसकी इंजरी है, उसको ट्रीट करना है। देन उसके बाद अगर फिर भी वो वहां पे स्टेबल नहीं हो रहा पेशेंट, तो उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना है ताकि उसको ड्रिप्स वगैरह डिफरेंट फ्लूइड्स वगैरह इंटेक किए जाएं ताकि वो इंसान अपने वाइटल साइंस में दोबारा आ जाए। हाउ नीड्स द फर्स्ट एड
फर्स्ट एड जो है वो क्यों जरूरी है या किन को रिक्वायर्ड होती है? अ पर्सन हु रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, एक ऐसा पर्सन जो जिसको फौरन अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है या उसको चोकिंग हो गई है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पेशेंट को बहुत ज्यादा नीड है इमीडिएट अटेंशन की, क्योंकि अगर चोकिंग हो जाए और सांस ना लिया जाए तो उसकी डेथ एट द स्पॉट हो जाएगी। अगर ब्लीडिंग का इशू है तो उसको हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपने ये देखना है कि उस पेशेंट को कौन से पेशेंट को किस तरह की अटेंशन रिक्वायर्ड है। अगेन इंजरी किस लेवल पर है उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स की या नर्सिस की रिक्वायरमेंट है। ऑल इंजरीज शुड बी ट्रीटेड, और उसको इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करें कि वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं और वहां पे इन्फेक्शन ना हो सके। अगर उस इंसान को इन्फेक्शन हो गई तो ऑटोमेटिकली उसका जो जख्म है, जो इंजरी है, वो मजीद वर्स्ट होती जाएगी और अल्टीमेटली उससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं उसकी हेल्थ के ऊपर, उसके बॉडी ऑर्गन के ऊपर जनरेट होंगे। कंडीशंस ऑफ्टन रिक्वायर द फर्स्ट एड, कौन कौन से लोगों को या कौन कौन सी इंजरीज में आप फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट वन, बोन फ्रैक्चर, बर्न्स, चोकिंग, वाउंड्स एंड ब्लीडिंग एंड जॉइंट डिसलोकेशन। ये तमाम वो पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर आपने फर्स्ट एड लाजमी प्रोवाइड करनी होती है। फर्स्ट एड बॉक्स जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये एक कलेक्शन है जिसमें आपके पास सप्लायर्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान को हेल्थ वाइज प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, उसकी जो इंजरी है उससे उसे महफूज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या वो कौन कौन से आपकी चीजें हैं जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में कंफर्म होनी चाहिए। लाइक आपके पास अडहेसिव बैंडेजेस, ठीक है, आपके पास एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जिसमें डिटॉल वगैरह भी आ सकता है, कोई भी सीजर्स, ताकि आप जो हैं वो किसी पट्टी को या बैंडेज को काटना है तो, या उसके कपड़े काट कर उसकी जो इंजरी है उसे नीट एंड क्लीन करना है, एक्सपोज करना है, तो उसके लिए थर्मामीटर फॉर टेम्परेचर, लेटिक्स ग्लव्स, ताकि अगर उस इंसान को, हो सकता है कि उस इंसान को हेपेटाइटिस सी हो, हेपेटाइटिस बी हो, एड्स हो या कोई और एक ऐसी बीमारी हो, ड्यूरिंग हैंडलिंग आपको भी कोई कट लग गया, कोई इंजरी होगी और आपका और उसका ब्लड जो है आपस में क्रॉस कर जाए, तो अल्टीमेटली आप भी उस डिजीज से सफर करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए लेटिक्स ग्लव्स इस्तेमाल करें ताकि प्रोटेक्शन हो प्रॉपर, उसके बॉडी के कोई भी फ्लूइड्स आपकी बॉडी को टच ना कर सके। सिंपल बैंडेजेस जिसे पट्टियां बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसके अलावा क्लीन ड्राई क्लॉथ प्लीज, यानी आपके पास कपड़ा होना चाहिए नीट एंड क्लीन, जिससे आप उसकी मेजर ऑर्गन्स को बांधना चाहते हैं तो बांध सकते हैं, अदरवाइज इसे साफ करना है, ब्लीडिंग हो रही है तो उस एरिया को नीट एंड क्लीन करने के लिए, आई वॉश करने के लिए आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, ताकि, और ये एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ही होते हैं जिसमें मेजोरिटी आपके नॉर्मल सलाइन की ही बोतल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेफ्टी पिंस, डेफिनेटली अगर आपने कोई बैंडेज उसे किया है और टेप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सेफ्टी पिन से उस बैंडेज को वहां पे कवर कर सकते हैं। एस्प्रिन एंड पेन रिलीवर जिसमें पैनाडोल हो सकती है, और भी मेडिसिन हो सकती हैं जो आगे इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। सोप, मास्क, हॉट एंड कोल्ड स्प्रे। अक्सर ये होता है कि आपके जो है जैसे मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो आप किसी चीज को हिट करते हैं, एक्सटर्नली तो आपको कोई इंजरी नहीं होती बट इंटरनली आपको काफी ज्यादा डैमेज होता है, तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोल्ड एंड हॉट जो है स्प्रेस होनी चाहिए, कॉटन होनी चाहिए, ताकि आप ब्लीडिंग वगैरह को प्रिवेंट कर सकें, उसे स्टॉप कर सकें, और लेबोरेटरी सेफ्टी स्पैचुलास, ठीक है, ये अवेलेबल होने चाहिए। ट्रॉमा इंजरीज तो हम लोग डिस्कस करते हैं अब थोड़ा सा इनके कि कौन किसको किस तरह चीजों को आपने फर्स्ट एड के दौरान हैंडल करना है। ट्रॉमा इंजरीज जैसे कि ब्लीडिंग है, आपकी बोन फ्रैक्चर, बोन इंजरी या फ्रैक्चर है, तो इन सब के लिए फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अंदर बैंडेजेस या ड्रेसिंग अवेलेबल होती है, जिससे जहां पर भी आपको कोई डैमेज या इंजरी हुई है आप उस एरिया को कवर करके उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मजीद वहां पे इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना कर सके। एडहेसिव बैंडेजेस, ज्यादातर एडहेसिव बैंडेजेस जो है वो सनी प्लास को ही कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये चिपकने वाले होते हैं। इन बैंडेजेस जो हैं ये आपकी हेल्प करते हैं, ये डिफरेंट शेप्स के अंदर, साइजेस के अंदर अवेलेबल होते हैं, और ये आपकी स्किन के साथ मुकम्मल तौर पे अटैच होकर स्किन को टाइट करते हैं। अगर कहीं किसी जगह पे ब्लीडिंग हो रही हो उस जगह पे एडहेसिव बैंडेजेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लीडिंग के प्रोसेस को स्टॉप किया जा सके। ड्रेसिंग,
हमारे पास बहुत सारी ड्रेसिंग्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टेरॉयल आई पैड्स। अगर आप लोग को कोई ऐसा मिलता है बॉडी से बाहर, उसकी आई से, वो आई की जो कैविटी है उससे बाहर जो है वो निकल आया है, तो उसके लिए आपके पास स्टेराइल आई पैड्स होने चाहिए, या आंख के ऊपर कोई चीज हिट कर गई जिससे आंख के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, या कुछ और प्रॉब्लम आई के करीब हुई है, तो आप उस चीज को प्रोटेक्ट और सेव करने के लिए आप स्टेराइल आई पैड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो इंसान वो अपनी जो इंजर्ड आई है उससे मजीद फोकस करके ना देखे। वो जितना ज्यादा फोकस करके देखेगा उतना ज्यादा ब्लाइंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई उसकी उस आंख को विद द हेल्प ऑफ द स्टेराइल आई पैड्स उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि वो उस आई के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई ना करे, जिससे उसकी आई जाया होने के जो चांसेस है वो मिनिमाइज हो। स्टेराइल गॉज पैड्स, ये बहुत कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा, घर में किसी को कोई कट लग जाता है, कोई जख्म हो जाता है, तो हमारे पास स्टेराइल गॉज होते हैं जिनको हम लोग डिफरेंट सोल्यूशन में डिप करके उनके ऊपर रख के उस जख्म को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। स्टेराइल नॉन एडहेसिव पैड्स भी अवेलेबल है आपके पास। इसके अलावा सलाइन यूज फॉर क्लीनिंग वाउंड्स, डिफरेंट सलाइन, ये सलाइन जो है मेजोरिटी एनएस ही है, एनएस। तो एनएस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वाउंड्स को और जो फॉरेन बॉडीज हैं जो आपकी बॉडी के साथ अटैच हुई हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, उन्हें वॉश आउट करके वहां से रिमूव किया जा सके, ताकि वो मजीद इंजरी या डैमेज ना क्रिएट करे। इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफी ज्यादा, कि कौन कौन से आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जैसे इस डायग्राम में भी है, बैंडेजेस, एडहेसिव टेप्स, ग्लव्स, फर्स्ट एड मैनुअल, सेफ्टी पिन, थर्मामीटर, ट्रायंगुलर बैंडेजेस, फिर उसके एंटीसेप्टिक वाइप्स, सीजर्स, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, इलास्टिक बैंडेजेस, इमरजेंसी ब्लैंकेट, गॉज रोल एंड पैड्स। तो ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। थर्मामीटर, थर्मामीटर का क्या काम है? थर्मामीटर एक ऐसा आपके पास फर्स्ट एड किट के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टेम्परेचर हम उस टेम्परेचर के जरिए ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो इंजाइमल लेवल है वो डैमेज है या हीलिंग प्रोसेस कम हो रहा है या ज्यादा। क्योंकि जब टेम्परेचर आपकी बॉडी का राइज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो तमाम के तमाम डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने ये टेम्परेचर भी चेक करना होता है कि इस पर्सन को ड्यूरिंग एक्सीडेंट या उसके अलावा कोई प्रीवियसली इसे कोई इश्यू तो नहीं था जिससे हीलिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाए, क्योंकि फीवर में भी आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो काफी डिले हो जाता है। को पैड्स लाजमी होने चाहिए। बेसिकली ये फर्स्ट एड किट के अंदर जो है इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हम लोग, इसकी जगह हमारे पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिसमें डिटोल है, सेवलॉन है, हम लोग उसको अपने पास रखते हैं। कॉटन के साथ उसे हम डिप करके कॉटन कॉटन को उन अल्कोहल के सॉल्यूशंस के अंदर और बॉडी के ऑर्गन्स को या बॉडी की इंजरी साइट्स को नीट एंड क्लीन करते हैं। बट उसके बावजूद आपके पास प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी अल्कोहल पैड्स अवेलेबल है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ORS, ORS ओरली रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन, ये आपके पास डायरिया की कंडीशन को जो है करता है। जैसे जो ट्रैवलर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, वो अपनी फर्स्ट एड किट के अंदर ORS जो है वो लाजमी रखा करें। ये उनकी बॉडी में फ्लूइड लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट और इसके अलावा जो आयंस है उनके लेवल को बैलेंस में रखता है, ताकि उनकी बॉडी में डायरिया ना हो सके। अगर उनको डायरिया हुआ तो उनकी बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन हो रही है जिसकी वजह से उनकी बॉडी कोलैप्स कर सकती है, वो ना हो और तमाम इंपॉर्टेंट और असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनको मिलते जाएं। इनो, इनो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके पास एंटासिड है, इसे ओवर द काउंटर एंटासिड कहते हैं। अगर आपको किसी एसिडिटी का इशू है या आपको हंगर पैंग्स हैं, बर्निंग सेंसेशन है इन योर चेस्ट, तो आप लोग इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट और सिट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। ये एसिड रिफ्लेक्स और हार्ट बर्निंग को प्रिवेंट करता है। इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, बट हम लोग हमेशा इनो सैशे प्रेफर करते हैं क्योंकि ये फौरन पानी में डिजोल्व होकर एफरवेसेंट यानी कि बबल्स बनाते हैं, और उसको इस्तेमाल करते ही हमारी जो स्टमक के अंदर एसिडिटी हुई होती है वो फौरन जो है रिलीफ करती है, और हमें बहुत ज्यादा जो है हम बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, और हमारी जो बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट हो रही होती है तो वो भी प्रिवेंट हो जाती है। सिट्रस सोडा, सिट्रस सोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फर्स्ट एड किट के अंदर। ये मेडिकेशन के तौर पर ये भी अवेलेबल होना चाहिए। ये सोडियम सिट्रेट से मिलकर बनता है। ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जब आपके
ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिन्स आ जाता है और किडनी से फिल्टर होकर यूरिन में आता है, तो यूरिन की पीएच एसिडिक हो जाती है। और एक चीज याद रखिएगा, एसिडिक पीएच में जो केमिकल्स हैं वो रीअब्सॉर्ब होकर बॉडी का ही हिस्सा बनते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। यहाँ पे यूरिन पास आउट के दौरान हमें बहुत ज्यादा जलन इरिटेशन होती है, तो देन हम लोग सिट्रस सोडा के सैशो का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली किडनी स्टोन को प्रिवेंट करती है, उसके अलावा आपके यूरिन को अल्कलाइन करती है, ताकि वहां पर जो हार्मफुल इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, यानी यूरिन के दौरान जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, वो कम से कम हो। कॉटन पैड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ईशा अपना माइक ऑफ कर लें। ओके, कॉटन पैड्स जो हैं ये भी अवेलेबल हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास। ये डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं, दो तरह के कॉटन पैड्स होते हैं। जो राउंड वाले हैं ये मेजॉरिटी आई के लिए इस्तेमाल या माइनर इंजरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी नीचे वाली डायग्राम है इसे गायनोकोलॉजिकल पैड्स कहते हैं। वो औरतें जिनका सी सेक्शन होता है और यानी बड़ा ऑपरेशन होता है, उन लड़कियों को या उन औरतों को ये वाले पैड्स दिए जाते हैं, ताकि उनकी जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है वो इस पैड्स के जरिए कवर हो जाए और उनके कपड़े या उनकी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल इफेक्ट्स ना आए। क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग से भी आपके उस एरिया को अगर प्रोटेक्ट प्रॉपर नहीं किया जाता तो इन्फेक्शन के चांसेस वहां पर ब्राइट हो जाते हैं। बायोडीन आपके पास लाजमी होनी चाहिए आपकी फर्स्ट एड किट के अंदर, लाजमी। जो है ना, बायोडीन ये प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को इन माइनर कट्स और बर्न्स वगैरह पे। ये एंटीसेप्टिक के तौर पर एक्ट करती है। और बिफोर सर्जरी हम लोग उस एरिया में, अगर आपने किसी एरिया की सर्जरी करनी है, उस एरिया के ऊपर भी आप बिफोर सर्जरी जो है ये बायोडीन अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया को मुकम्मल तौर पर स्टेरलाइज कर लिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और देन उससे जो है आपकी बॉडी के ऊपर कोई किसी भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। हमारा जो मेन टाइटल था वो मेडिकेशन था, तो मेडिकेशन में हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी मेडिकेशन है जो कि फर्स्ट एड किट बॉक्स के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए और उनका क्या क्या इस्तेमाल है। पेन किलर्स, इसमें एसिटोमाइनोफेन जिससे पैनाडोल बोला जाता है, ये भी आपके पास मोस्ट कॉमन मेडिसिन है जो कि फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखी जाती है। माइनर हेडेक, बॉडी पेन, मसल क्रैम्प्स, इस तरह की किसी भी इशू के अंदर आप लोग पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन है आपकी और इसके साइड इफेक्ट मिनिमाइज हैं। सिम्टोमेटिकली ये आपके सिम्टोमेटिकली रिलीफ के लिए पॉइजन ट्रीटमेंट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसमें भी आपको मैंने बताया ORS वगैरह आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको डायरिया और कॉलरा जैसी बीमारियों से महफूज रखा जा सके। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आप डिस्प्रिन की टैबलेट्स भी यूज कर सकते हैं या पैनाडोल आपके पास वैरायटी में अवेलेबल है, ब्लू वाला, एक्स्ट्रा वाला और CF पैनाडोल, और देन उसकी सिरप भी अवेलेबल। यस सर यहाँ पर डिस्प्लिन का कहा, लेकिन ये तो अक्सर मना कर दी जाती है ना कि डिस्प्लिन सही नहीं। ओके बच्चे, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जो डिस्प्रिन है अगर प्रोलॉन्ग इस्तेमाल की जाए तो फिर उससे आपके गैस्ट्रिक अल्सर के होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपने कभी कभार इसे इस्तेमाल करना है तो ये कभी भी इतने हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट जनरेट नहीं करती। और उसके अलावा डिस्प्रिन की अगर आधी गोली ली जाए तो वो खून को पतला करती है, और अगर पूरी टैबलेट ली जाए तो वो एंटीपायरेटिक के तौर पर एक्ट करती है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर ड्रग्स के हम साइड इफेक्ट्स बताते हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि फर्स्ट डोज या सेकंड डोज पर आपको साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। वो प्रोलॉन्ग इस्तेमाल किए जाएं तो फिर साइड इफेक्ट्स आते हैं, वरना साइड इफेक्ट नहीं आते। ओके, एंटासिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने इनो पढ़ा था, इसी तरह हमारे पास एंटासिड डिफरेंट टाइप के सिरप्स अवेलेबल होते हैं जो कि स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि जो आपको हार्ट बर्न हो रहा है उससे आपको प्रिवेंट किया जा सके। अब मेजोरिटी आपके पास एंटासिड है वो कॉम्बिनेशन में आते हैं, जिसमें अल्मीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम इनके सॉल्ट से बनाया जाता है। गैविसन, एडवांस, सिंपल गैविसन, म्यूकेन, ये मैंने वो ब्रांड्स बताए जो बहुत कॉमनली इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं और जिसको आप एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि स्टमक की एसिडिटी, हार्ट बर्न और जो खट्टे डकार आते हैं, दिल खराब होता है, उन सब के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायरिया की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो एंटी डायरिया के तौर पर भी एक्ट करती हैं। इन मेडिसिन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि जो, जैसे मैं यहाँ से ट्रेवल करके जाता हूँ नारायण प्रधान, वहाँ के पानी के इस्तेमाल करने से मुझे डायरिया हो जाता है, तो देन ये मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जिन्हें हम इस्तेमाल करके अपने डायरिया की कंडीशन को, यहाँ के बॉल मूवमेंट को कंट्रोल या डिक्रीज कर सकते हैं। ध्यान से सब बच्चे सुनिएगा। इमोडियम के 2 कैप्सूल, ध्यान से, इमोडियम 2 कैप्सूल एंड फ्लैजल
1 टैबलेट। फ्लैजल 400 मिलीग्राम में अवेलेबल है और इमोडियम 2 मिलीग्राम में अवेलेबल है। इमोडियम के 2 कैप्सूल और फ्लैजल की 1 टैबलेट आपने स्टार्टिंग यानी बिल्कुल स्टार्ट जब आपने ये थेरेपी करनी है तो उसे प्रोवाइड करना है। अगर विद इन 5-10 मिनट्स 20 मिनट्स के बाद उसे दोबारा लूज मोशन आ जाता है तो आपने दोबारा इमोडियम का 1 सॉल्यूशन फैलाना है। उम्मीद है कि उससे दोबारा उसको ये कंडीशन डेवलप नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इंटेमिजोल डीएस भी आप उसे दे सकते हैं, लेकिन ये सिंगल सिंगल दी जाती है सुबह शाम दोपहर। इंटेमिजोल भी है और इंटेमिजोल डीएस, जिस चीज के साथ डीएस लगा होता है उसका मतलब डबल डोज। एंटीहिस्टामिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि फर्स्ट एड किट में हर हाल में अवेलेबल होनी चाहिए। ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी रिएक्शंस और हे फीवर को प्रिवेंट करती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर ईचिंग, स्नीजिंग, रेनी नोज एंड वाटरी आई डेवलप हो जाती हैं और जिससे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एलर्जी रिएक्शंस होते हैं, तो आप लोग जो है एंटीहिस्टामिन मेडिसिन खा सकते हैं। मैंने 2 मेडिसिन और 2 क्रीम्स को यहाँ मेंशन किया हुआ है। इकेस्टीन 10 मिलीग्राम एंटी एलर्जिक, एंटी डे एंटी एलर्जिक, फिर उसके बाद बिडाल है एंटी एलर्जिक, अलर्गो है एंटी एलर्जिक, सॉफ्टिन है एंटी एलर्जिक, एंटियाल है एंटी एलर्जिक। तो वो तमाम मेडिसिन है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप एंटी एलर्जिक के बाद बॉडी पर रैश हो गए बहुत ज्यादा, तो ये ट्यूब्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवेट जी, एंड द थर्ड वन इज अ बीटा डम एंड क्रीम। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर। कफ सिरप भी आपकी फर्स्ट एड किट के अंदर लाजमी अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इशू है कफ का, तो जिसमें कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस वगैरह की इशू आ सकते हैं। आपको कोई एलर्जी किसी कंपोनेंट से, उसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन स्टार्ट होती है जिससे कफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो देन आप डिफरेंट टाइप के सिरप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके पास फर्स्ट वन इज अ हाइड्रोलिन, द सेकंड वन इज अ सेंकोस, थर्ड वन इज द पैसिफिक, एंड द थर्ड वन इज अ सिरोलिन। तो ये तमाम वो सिरप्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी अवेलेबिलिटी में हो। पॉलीफेक्स लाजमी, पॉलीफेक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आपकी बॉडी पर किसी भी जगह पर इंजरी हो जाती है, कोई कट हो जगह लग जाता है, तो आप वहां पे पॉलीफेक्स इस्तेमाल करेंगे। पॉलीफेक्स के अंदर बैक्टीरिया सीन जिंक अवेलेबल होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है। ये पॉलीफेक्स आपको इन्फेक्शन से, स्किन इन्फेक्शन यानी माइनर बर्न से, स्किन ग्राफ्टिंग से, सर्जरी से, और उसके अलावा एक्सीडेंटल कट्स वगैरह और स्क्रैचेस वगैरह, इन सब के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बेहतरीन रिजल्ट देती है। पॉलीफेक्स तो हर हाल में आपकी फर्स्ट एड किट के अंदर